सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग सप्तम हिंदी पाठ्य पुस्तक में 16 पार्ट 14 पार्ट चीफ की दावत पढ़ाने जा रहा हूँ। यह जो है 14 पार्ट है। चीफ मतलब क्या होता है? चीफ माने मुख्य होता है और दावत मतलब निमंत्रण। आज लोग वर्तमान समय में सरकारी पदोन्नति के लिए सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं। वो अपनी उन्नति के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की बजाय अपनी उन्नति के लिए चीफ जो उस कार्यालय का अधीक्षक होता है उसको अधिक खुश रखते हैं, उसको अधिक खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुश रखने में ही उनकी पदोन्नति निहित है, छिपी हुई है। लोग जन सेवा को भूल गए हैं और चीफ की दावत को कबूल कर लिए हैं। जनता टहल रही है, दौड़ रही है, कोई बात नहीं है। चीफ साहब को दावत पर दावत मिलते जा रहा है। चीफ साहब अपने दावत में लगे हुए हैं, उन्हें अपने उत्तरदायित्व का कोई ख्याल नहीं है। और सरकारी कर्मचारी अपने लोभ लालच के लिए उनको दावत पर दावत देते जाते हैं, उन्हें भेंट पर भेंट चढ़ाए जाते हैं, उन्हें तोहफा पर तोहफा दिया जाता है। क्यों? अपनी उन्नति के लिए। अब आइए, यही लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ तक अपनी उन्नति के लिए अपने माता पिता को स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। जैसा कि इस कहानी में लेखक ने बताया है कि चीफ दावत पर जब आते हैं तो जो व्यक्ति दावत देते हैं वो उनके सरकारी कार्यालय में नियत कर्मचारी हैं और चीफ को अपने घर पर निमंत्रण देकर बुलाते हैं। क्यों? खुश रखने के लिए, अपनी उन्नति के लिए। चीफ को खुश रखने के लिए लेखक अपनी माँ से फूलदानी जबरदस्ती बनवाते हैं। उनकी माँ की आँख की रोशनी चली गई है, फिर भी दबाव डाल रहा है कि तुम नहीं बना दोगी तो हमारा साहब बिगड़ जाएंगे, हमको उन्नति नहीं होगी। अब माँ देखो, माँ तो ममतामयी होती है। माँ अपने बेटे की उस हालत में उन्नति की बात को सुनते हैं तो माँ का चेहरा खिल उठता है और हृदय पिघलने लगता है मोम की तरह, और अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए वह स्वीकार कर लेती है कि हमें आँख से नहीं भी सूझता है तो हम तुम्हारे लिए किसी तरह फूलदानी जरूर बना देंगे, जिससे साहब को तुम दे देना, अपने चीफ को दे देना, तो चीफ बड़े खुश हो जाएंगे। बच्चों, कुछ बेटे होते हैं जो अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, वो श्रवण कुमार जैसे सपूत कहलाते हैं। और कुछ बेटा बेथा होता है, बेथा मतलब व्यथा देने वाला, कष्ट देने वाला। वो अपने माता पिता को ATM कार्ड बना लेते हैं, उन्हें अपने स्वार्थ साधन बना लेते हैं, स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लेते हैं। उनके सम्मान का कोई फिक्र नहीं होता है बेटे के हृदय में, परंतु अपना स्वार्थ साधन का पूरा फिक्र होता है। अब आइए, आज मिस्टर सामनाथ के घर के चीफ की दावत थी। सामनाथ का नाम का व्यक्ति है, उनके घर में उनके चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी। इतना बिजी थे, इतना काम में लगे हुए थे, इतना चीफ साहब के मेहमानबाजी के लिए तैयारी कर रहे थे कि उनको फुर्सत नहीं थी, पसीना पोंछने का फुर्सत नहीं था। इतना पसीना निकलता था, लगे हुए हैं, पसीना से लथपथ है और पोंछ नहीं रहे हैं, ऐसा हालत था। अब आइए,
पत्नी सुबह से घर के कामों में व्यस्त थी। वह थकी हुई और परेशान हालत में थी और मिस्टर सामनाथ की परेशान से चीजों को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। हाँ, पर ये सामनाथ जी भी जो है तो चीफ की दावत के लिए ई कमरा से वो कमरा में, वो कमरा से ई कमरा में सामान को ले आते थे, ले जाते थे। जहाँ जो जरूरी सामान था देते, वो भी एकदम बिजी थे, व्यस्त थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। 5 बजते बजते तक सारा तैयारी पूरा हो गया। अब आइए, कुर्सियां, मेज, नेपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंच गए। बैठक के मेहमानों के लिए सजा दिया गया। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाए जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? देखो पुत्र के सामने माँ का क्या होगा, ये अड़चन बनकर खड़ा हो गया। माँ कभी अड़चन होती है? पुत्र माँ के लिए अड़चन बन जाता है, मगर माँ कभी भी पुत्र के लिए अड़चन नहीं बनती। फिर भी माँ जो है सामनाथ के नजर में अड़चन बन गया। कैसे? सो देखो, श्रीमती जी काम करते करते ठहर गई और सोचकर बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। श्रीमती जी काम करते करते ठहर गई और सोचकर बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। माने इनकी माँ की जो सहेली है, जहाँ से आन जान दोनों का है, उनके घर इनको पिछवाड़े गलियारी रास्ते से उसके आंगन में भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएगी। रात भर वहीं रहेगी, कल आएगी। क्यों? चीफ साहब आ रहे हैं, इसलिए माँ को दरकिनार किया कर जा रहा है। और चीफ साहब के लिए पूरा सुरक्षा बंदोबस्त व्यवस्था किया जा रहा है। सारा हलवा पूरी की बरसात की तैयारी की जा रही है, मगर माँ को दूसरे के यहाँ भेज दिया जा रहा है, यह कह के कि आज भेज दो, रात में वही रहेगा, कल आएगी। जब चीफ साहब का गेस्टिंग मेहमानबाजी समाप्त हो जाएगा तब माँ आएगी। अब आइए आगे। सामनाथ सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू। सामनाथ कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि बुढ़िया यहाँ आना जाना हो। माँ से कहो कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। चीफ के आने से पहले लेखक सामनाथ कह रहा है कि किसी तरह से माँ को आज सवेरे खिला के 5 बजे उसके कमरा में भेज दो। यह सुझाव दोनों को ठीक लगा। सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो माँ सो गई वह नींद में खर्राटे लेने लगी। तो दोनों अब आपस में बातचीत करता है कि सुझाव तो ठीक है, पर श्रीमती जी बोल उठी कि अगर रात में माता खर्राटे लेने लगा तो माँ को कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? देखो बच्चों, सामनाथ कहता है अपनी पत्नी से, माँ को कह देंगे हाँ अंदर से दरवाजा बंद कर ले, बैठ करके रहे, सोना नहीं है। देखो अब क्या है सो देख लीजिए। थोड़ी ही देर की तो बात है, सब कुछ निश्चित करने के बाद सामनाथ अपनी माँ के पास पहुंचे। सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो सामनाथ अपनी माँ के पास पहुंचते। उन्होंने माँ से कहा, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, जल्दी से खाना खा लेना माँ। आज 7:30 बजे शाम में मेहमान लोग आएंगे, उससे पहले तुमको खाना खा लेना। माँ ने धीरे से
मुंह से पल्ला हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो कि जिस दिन मांस मछली बनती है उस दिन मैं कुछ नहीं खाता। माँ कहती है अपने मुंह पर से कपड़ा पल्लू हटाते हुए, जिस उद्देश्य से माँ ने उस बेटा को पाला था, आज उसको क्या मिल रहा है कि नहीं आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि जिस दिन मांस मछली बनती है उस दिन हम घर में कुछ भी नहीं खाते हैं। अब आगे देखिए, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, माँ तसल्ली दे देती है, अपने दुख की बात को नहीं कहती है, अपने बेटे को कहती है तसल्ली देते हुए कि जो काम हो जल्दी जल्दी समेट लेना, जल्दी जल्दी पूरा कर लेना। और माँ जल्दी मत सो जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। बेटा अपनी माँ को कहती है कि तुम जल्दी मत सोना, तुम सोती है तो तुम्हारा खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है, कहीं चीफ गेस्ट सुन लिए तो। बताओ बच्चों, माँ की खर्राटे से वह नफरत करता है, माँ को जानबूझ कर करती है। यह तो शारीरिक रोग है, बीमारी है, ये तो अक्सर हो जाता है लोगों को, कोई जानबूझ के करता है। आगे हाँ, माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरी बस की तो बात है नहीं। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। माँ असमर्थता व्यक्त कर रही है कि क्या करूं बेटा, बीमारी से उठे तो नाक से सांस नहीं लिया जाता है। मिस्टर सामनाथ माँ को लेकर अभी भी परेशान थे। क्षोभ में वे झुंझुनाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो तो। एक कुर्सी बरामदे पर रख देते हैं सामनाथ, और माँ को उसी पर बैठने के लिए कहते हैं। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, या चारपाई नहीं है। माँ ने टांगे नीचे कर ली। और माँ खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, नहीं वह खड़ाऊ पहन कर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। सामनाथ खींचते हुए बोले। देखो बच्चों, बेटा कितना सुपात्र है जो माता को खींचते हुए कहता है कि खड़ाऊ उठाकर फेंक देंगे एक दिन तुमको। बताओ, जिस माता ने उसे पाल पोड़ के पोस कर बड़ी की है। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनूंगी माँ, जो है वही पहनूंगी बेटा। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए मिस्टर सामनाथ बोले, तुम कोई नई साड़ी पहन लो माँ, पहनकर आओ तो जरा देखो। माँ नई साड़ी पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, सिर के आधे झरे हुए बाल पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। ये माता का शारीरिक रूप बता रहा है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ हो तो अभी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। अब बताओ बच्चों कि जेवर पढ़ाई में बिक गए। माँ ने बेटा को जेवर, अपना जेवर बेचकर पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और जब माँ उसको कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई में मेरे जेवर बिक गए, तो तुरंत उठता है, उसको बड़ा बुरा लगता है यह बात। माँ कितना त्याग करके उसे बड़ा बनाया है, इस बात का उसे एहसास नहीं है। अगर कहे तो बुरा लगता है। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। सुनकर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो कि नहीं है जेवर बस। बेटा परिस्थिति को समझ नहीं रहा।
कि हमारे पढ़ाई में माँ ने जेवर बेच दी। तो अब कह रहे हैं कि कौन सा आलाप राग राग आलाप रही हो, सीधा कह दो ना कि जेवर नहीं है, बहाना क्या बना रही हो। 5:30 बज चुके थे। सभी मिस्टर सामनाथ को खुद की भी तैयार होना था। वे एक बार फिर माँ को हिदायत देने आ गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब अचानक इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब देना। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं क्या बात करूँगी, तुम ही कह देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है। माँ धीरे से बोली। देखो बच्चों, सामनाथ की नज़र में चीफ कितना ऊंचा है और माँ कितनी निम्न है। जिस माँ ने उसे लायक बनाया वह निम्न है, और जो जरा सा प्रोन्नति ऐसे कलम से घस देगा उसके लिए वो इतना मर रहा है। जो जन्म दी है उसके लिए देखो कितना अपमानित कर रहा है उसे। माँ का जी चाहा कि चुपचाप अपनी सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी। माँ सोच रही थी कि मेरा बेटा नालायक है, ये बोला है कि हमको नहीं जाने के लिए, अगर हम चले जाएंगे अपनी सहेली के घर तो फिर आएंगे तो यह जो है सो बिगड़ेगा, हमको बात कहेगा। मेरा ये सपूत बेटा है, कितना लायक बेटा है कि हमको बात कहेगा। इस डर से वह उस कुर्सी पर ही बैठी की बैठी बोरियत महसूस करने लगी। रोती हुई ने अपने बीते हुए दिन को याद करके रोने लगी। किस तरह से उसे पाला पोसा था, क्या सपना था, किस सपना से उसे पढ़ाया लिखाया था। उस सपना को पढ़ाने में वो ने अपना जेवर तक बेच दिया। यह बात को सोचते हुए माँ रो रही थी। मन ही मन उसकी आंख से आंसू टपक रहे थे। विशेष बच्चों, अगले दिन फिर पढ़ाएंगे कि ठीक शाम 8 बजे से अपने साहब के साथ चीफ आ जाते हैं। फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों, आज मैं 7th क्लास में हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चैप्टर 14 चीफ की दावत का बचा हुआ प्लॉट पूरा करने जा रहा हूँ। ठीक शाम 8 बजे चीफ अपने मेम साहब तथा अन्य मेहमानों के साथ सामनाथ के घर पहुंच गए। पार्टी पूरे जोरों पर चल रही थी। वक्त गुजरते पता ही न चला 10:30 बज गए। आखिर सब लोग खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। मेम साहब मतलब तो सबको पता है, बोलिए। मेम साहब मतलब साहब, चीफ की पत्नी। जब चीफ अपने मेम साहब और मेहमानों के साथ पहुंचे तो दावत शुरू हो रही थी। दावत में बैठक खाने में चीफ साहब बैठे और बैठने के पश्चात कुछ देर के बाद खाना खाने के लिए जो ही इन्होंने उठा तो चीफ और उनके मेम साहब आगे आगे चलने लगे। तो सामनाथ ने उन्हें आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया और आकर के जो बरामदा में पहुंचता है तो वहां सहसा ठिठक गया, मतलब अचानक रुक गया। अचानक सहसा ठिठक गए। मतलब अचानक देखकर आश्चर्य
करने लगे। बरामदे में उनकी माँ कुर्सी पर, सामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठी थी, सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और लगातार खर्राटे की आवाज आ रही थी। सामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए। जी चाहा कि मां को हिलाकर उठा दे, मगर ऐसा करना संभव न था क्योंकि चीफ और बाकी मेहमान पास ही खड़े थे। अंदर से जी चाहा कि मां को जो है सो जगा दो। गुस्सा हो गए सामनाथ अपनी मां पर, क्योंकि चीफ साहब पहुंच गए थे। चीफ साहब देख लिए कि सामनाथ की मां का गर्दन दायां से बायां, बायां से दायां झूल रहा है और खर्राटे भर रही है। इस बात को लेकर मां को देखते ही अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा कर उठी। चीफ साहब के साथ जो मेम साहब थी और उनकी कुछ जो है सो सहयोगी थी, वो और लोग जो थे वो सब देखकर हंसने लगे। उतने में चीफ साहब ने कहा, डियर पुअर डियर। माँ हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर घबरा गए। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई संभल कर बैठ गई। माँ जिस तरह से पहले अचेत थी, सोई हुई थी, वह चीफ को के साथ लोगों को, अपने बेटे को देखकर वह सही से बैठ गई। माँ तुम जाकर सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? बोलकर खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुख की ओर देखने, अपनी माँ पर रोष प्रकट किया हुआ है, खिसियाया हुआ है, जैसे ये ऐसे खिसियाया हुआ था जैसे आकाश में आषाढ़ भादों के महीना में बादल गदराए रहता है आकाश में, परंतु बरसता नहीं है। वैसे ही ये खिसियाए हुए थे। भादों के अनहरिया के बादल की तरह यह खिसिया गए थे अपनी माँ पर, परंतु चीफ साहब की डर से बरस नहीं रहे थे, क्योंकि चीफ साहब थे वहाँ पर खड़े हुए अपने मेहमानों के साथ, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब है चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ माला को पकड़े हुए था, ठीक तरह से नमस्ते भी न कर सके। माँ के हाथ में, एक हाथ में माला था, दाहिने हाथ में माला था, वह जो है सो नमस्ते भी ठीक से नहीं कर सकी। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ के दाहिने हाथ में माला था, इधर चीफ क्या करता है, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा देता है माता जी से मिलाने के लिए, परंतु माँ जो है सो मिला नहीं पाई, वो अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दी। अब क्या होता है, माँ मिलाओ। सामनाथ झट से बोले। सामनाथ चीफ की साहब ने जब हाथ बढ़ाया तो सामनाथ ने अपनी माँ से कहा, माँ हाथ मिलाओ। अब देखो, पर माँ ने घबराहट में बायां हाथ ही आगे बढ़ा दिया। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। पुअर डियर, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाउ डू डू। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए शर्मा रही है। शायद इस पर खुश नजर आए, बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत
नाच भी जानती होगी। हाँ माँ साहब कोई पुराना गीत सुनना चाहते हैं। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे कहाँ आता है। माँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। चीफ और उसकी मेहमानों ने खूब तालियां पीटी तथा पुराना विवाह का गीत गाने को कहा। माँ सुनाओ। हरियाणी माए हरियाणी भेजे, हरियाणा भागी भरिया है। तालियों से पूरा घर गूंज उठा। तालियां थमने पर साहब बोले, क्या पंजाब के गांव की दस्तकारी है आपके पास? अब देखिए साहब हाथ मिलाने के बाद माँ से गीत गवाई और कहते हैं कि पंजाब की दस्तकारी है आपके पास। साहब कितना ग्रेट मैन है, कितना भले आदमी है, कितना अच्छे बड़े आदमी है जो एक अपने कर्मचारी से पूछते हैं कि पंजाब की दस्तकारी है आपके पास। पंजाब की दस्तकारी लेने के लोभ लालच में बात कर रहे हैं। सामनाथ खुशी से झूम उठे, बोले बहुत कुछ है साहब, मैं आपको उन चीजों का एक सेट भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। देखिए सामनाथ कहता है हाँ साहब बहुत है, मैं आपको एक सेट पहुंचवा दूंगा, आप बहुत खुश हो जाइए। मगर साहब ने सिर हिलाकर कहा नहीं, मैं दुकानों की बनी हुई चीज नहीं मांग रहा हूं, मैं पंजाबियों के घरों में जी जो औरतें बनाती हैं वह मांग रहा हूं। देखिए साहब का फरमान और कमान कितना बड़ा है कि पंजाबियों के घर में जो दस्तकारी बनता है उस पर इनका लालच है, लोने क्या लोभ है। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले अच्छा आप एक फुलकारी की बात कर रहे हैं, आप फुलकारी की बात कर रहे हैं? फुलकारी क्या? साहब ने कहा क्यों माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर से पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगी। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से धागे टूट चुके थे। साहब की रुचि देखकर सामनाथ बोले मैं आपको नहीं बनवा दूंगा। माँ जब ले आई पुरानी फुलकारी तो साहब ने पुरानी फुलकारी को देखा तो उनका नाक भौंसी उड़ने लगा। तो सामनाथ कहे कि मैं आपको नया बनवा कर पहुंचवा दूंगा। माँ चुप रही, फिर डरते हुए बोली अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। माँ की बात बीच में ही काटते हुए सामनाथ साहब से बोले ये जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर मुड़ गए। अब देखिए माँ की आंख काम नहीं, माँ का आंख काम नहीं कर रहा और बेटा कितना सुपुत्र है कि माँ को प्रेशर दे रहा है कि साहब को खुश करने के लिए तुमको जैसे भी हो फुलकारी बनाना होगा। माँ कह रही कि बूढ़ी आंखें अब क्या बना सकती है, क्या देख सकती है, बेटे हमसे नहीं संभव है। तैयो वो प्रेशर दे रहा है कि माता को जी को जो फुलकारी बनाओ, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा अगर नहीं बना के दोगे तो। अब देखिए माँ धीरे से उठी और सबसे नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू आने लगे। वह पल्ले से बार बार पोछती पर आंसू बार बार उमड़ आते थे। आधी रात का वक्त हो गया था, मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाने की आवाज आई। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, बहुत खुश हुई। लगता है सामनाथ है, क्या उसने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ आगे बढ़े और उन्होंने माँ को आलिंगन में भर लिया। अरे माँ तुमने जो तो आज कमाल कर दिया, साहब तुमसे बहुत खुश थे।
अब तो वो मेरी तरक्की पक्की हो जाएगी। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या हुआ माँ, यह तुमने कौन सा राग छेड़ दिया? नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसे मन चाहो रहो, अब मैं यहाँ नहीं, क्या करूँगी? तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? मेरी आंखें अब कमजोर हो गई है, तुम कहीं और से बनवा लेना, बड़ी बनवाई ले लेना। माँ तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होकर मुझे तरक्की देगा। माँ चुपचाप हो गई। बेटे की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब ने ऐसा कहा है? साहब का कहता था कि जब मैं तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तब तो मैं देखने आऊँगा। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, झुर्रियों भरा मुंह खिल उठा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी बहुत लोग हैं, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और फिर माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और सामना, अब सो जाओ माँ कहते हुए अपने कमरे की ओर चलती है विष्णु। तो बच्चों, ये सामनाथ जी बेटा नहीं है, ये व्यथा है बेटा के नाम पर। ये अपनी तरक्की रुकवाने के लिए, तरक्की करने के लिए अपनी माँ को मोहरा बनाता है। इनकी माँ आँख से कमजोर है तो जबरदस्ती करता है, और माँ घर में रहना नहीं चाहती है, इसके व्यवहार से उब चुकी है। वह चाहती है कि हरिद्वार चली जाऊं तो वहाँ आराम और चैन की जिंदगी जिएंगे, यहाँ दिन भर की कलह और टेंशन से मुक्त रहेंगे। परंतु बेटा का स्वार्थ आखिरी में भी अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए माँ को हरिद्वार जाने से रोकता है। कहता है कि भला तुम यूं ही कैसे चली जाओगी, तुमको फुलकारी बनाना होगा, उसके बाद जाना होगा, क्योंकि हमारी तरक्की तुम्हारी फुलकारी में रुकी हुई है। जब माँ को उस समय एहसास हुआ कि इसकी तरक्की होने वाली है, इसकी साहब ने मांग किया अगर हम बना देंगे तो इसका तरक्की हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, तो उसने फुलकारी बनाने का बीड़ा उठा लिया। क्योंकि माँ ममतामयी होती है, माँ का हृदय इसकी बात से, इसके उज्जवल भविष्य को देखकर माँ का हृदय पिघल जाता है। माँ ममतामयी होती है। कहा भी गया है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। उस समय में भी बेटा नालायक है, उसके साथ माँ का साथ नालायक बड़ा व्यवहार किया है। माँ रो रो के अपना समय गुजार रही है, आँख काम नहीं कर रहा है, फिर भी वह दबाव दे रहा है कि फुलकारी बनाना है, परंतु माँ उसे अस्वीकार भी कर देती है, असमर्थता प्रकट करती है। परंतु जब बेटे की उज्जवल भविष्य की बात उसके बाद दिमाग में आता है तो वह उस बुढ़ापे की आँख के सहारे भी अपने बेटे की उज्जवल भविष्य के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। बताओ बच्चों, माँ कितना ममतामयी होती है, कितना स्नेहिल होती है कि आखिरी समय में भी अपने पुत्र, नालायक पुत्र के लिए माता का सोच कितनी महान है। और बेटा कितना नालायक है कि हरिद्वार जाने की बात से पहले वह फुलकारी बनवाने की बात सोचता है। वहाँ स्वार्थ छिपा हुआ है और यहाँ माता का परमार्थ छिपा हुआ है। इसलिए माँ जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति, इसलिए माँ महान होती है।
तीनों लोकों में पवित्र होती है। तीनों लोग माँ को महान मानते हैं, माँ को सर्वशक्तिमान मानते हैं। वास्तव में कहा गया है कि जिसके सिर हो हाथ माँ का, उसका कभी न होता बाल बांका। धन्यवाद बच्चों, प्रश्न आंसर बना के लाइएगा, उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी बताएंगे। धन्यवाद।